मेरे प्यारे साथियों, मैं अविनाश निगम सर आप सभी लोगों का परीक्षा दृष्टि के इस पेड बैच में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। एक बार जल्दी से फटाफट आ जाइए, उसके बाद हम सभी लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, जिस क्लास की हम लोग कंटिन्यूस क्लास कर ही रहे हैं, फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है प्रकाश यानी कि ऑप्टिक्स, और उसमें हमने बात किया कि प्रकाश कण तरंग का है, कण प्रकृति का है, तरंग प्रकृति का है, ये सब बातें हम लोगों ने कर रखी है। आज हम जिसकी बात करने वाले थे, कल हम लोगों ने चर्चा भी किया था समतल दर्पण की, और इनके कुछ अनुप्रयोगों के बारे में हमने चर्चा किया। और एक दो जो अनुप्रयोग हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि छूट गए थे। अगर हम उन अनुप्रयोगों की बात करें बेटा, वह अनुप्रयोग कुछ यूं इस प्रकार के आपके हो सकते हैं। जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, सामान्यतः पूछा जाता है, अच्छा प्रश्न बनाया जाता है आपके एग्जामिनर के द्वारा। आपके एग्जामिनर के द्वारा एक अच्छा प्रश्न बनाया जाता है, पूछा जाता है कि कभी कभी दो समतल दर्पण को एक थीटा कोण पर रखा जाए। किसको? समतल दर्पण को एक थीटा कोण पर रखा जाए तो क्या होगा? बनने वाले प्रतिबिंब अगर हमको ज्ञात करने हैं तो कैसे ज्ञात किए जाएंगे? मान लो यह है 90 डिग्री पर एक हमने वस्तु रखा, तो प्रतिबिंब में क्या आपको दिखाई देगा? प्रतिबिंब कितने बनेंगे, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब कभी आए तो आपको एक फार्मूला याद करना है। वह फार्मूला का नाम है n इज इक्वल टू 360/थीटा, यानी कि 360 में हमें भाग दे देना है किसको? थीटा से, यानी कि इस कोण से हमको भाग दे देना है। अनुप्रयोग में लिखेंगे, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के थीटा कोण पर हों तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। जब दो समतल दर्पण जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के थीटा कोण पर हों, थीटा कोण पर हों, एक दूसरे के थीटा कोण पर हों, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हो, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो आपको ऐसी स्थिति में ज्ञात करना होगा, एक फार्मूला आपको याद करना होगा बेटे। एक क्या करना है? फार्मूला याद करना है। वह फार्मूला ये है, जरा ध्यान से सुनना। उस फार्मूले को हम n इज इक्वल टू 360/थीटा कहते हैं। ये फार्मूला याद कर लेना, हमेशा प्रतिबिंबों की संख्या का आपको पता चल जाएगा। मान लो यह जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अगर हम इसमें प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे? मान लो ये दो प्रतिबिंब है, उसमें एक मैंने आपको चित्र दे दिया, एक वस्तु दे दिया, इसमें हमने पूछ लिया कि कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो आप नोट करेंगे 360 बट्टे का कितना बेटा? 90 लिख लेंगे। कितना लिखेंगे? 90, यानी कि 0 0 से कैंसिल आउट, 9 चौका 36 हो जाएगा। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 36 में भाग दोगे तो 4 बन जाएगा। लेकिन ये सवाल सही नहीं है, आंसर सही नहीं है। इसमें एक प्रभाव होता है, कैलिडोस्कोपिक प्रभाव। क्या प्रभाव होता है बेटे? कैलिडोस्कोपिक प्रभाव होता है। इसके कारण से इसमें से आप हमेशा जब कभी सम संख्या आए, क्या हो बेटा? सम संख्या आने पर एक हमेशा माइनस कर देंगे, तब सही आपका आंसर हो जाएगा। यह होता है कैलिडोस्कोपिक प्रभाव, जो कि हमारे सिलेबस के बाहर की बात है ना? इसको जानने की जरूरत नहीं है।
कैलिडो कैलिडो स्कोपिक प्रभाव, कैलिडोस्कोपिक प्रभाव इसको कहते हैं। हमेशा एक माइनस कर देना है। जैसे मान लो यहाँ पर हम 360 की जगह पर 100 डिग्री पर रख देते हैं। किस पर रखेंगे? 100 डिग्री पर रख देंगे। 1 0 1 0 कैंसिल आउट हुआ, यह हो जाएगा 3.6। हमेशा आपको कितने इसमें प्रतिबिंब बनेंगे बेटा? हमेशा इसमें 3 प्रतिबिंब बनेगा। मान लो इसमें मैं बात कर दूं 136 डिग्री पर, किस पर बात करूं? 120 डिग्री पर, है ना। 360 बटा 120 तो 12 3 36, यानी कि 3 प्रतिबिंब की ही प्राप्ति होगी, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। यह एक आपका अच्छा उदाहरण पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि यह आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं बेटे किन की? आगे हम बात करने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनना। अगला दर्पण है आपका उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर। कौन है? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करेंगे। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करने वाले हैं। यह जो उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, सबसे पहली बात इसका इमेज कैसे बनेगा? सबसे पहली बात तो यही है, इसका इमेज कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, तो ध्यान देंगे। इसका जो इमेज बनता है बेटा, वह कुछ यूं इस प्रकार का बनेगा। कैसे बनेगा? यूं इस प्रकार का बनता है इमेज ना। अब इमेज की बात करें तो इसका जो केंद्र होगा बेटे, इसका केंद्र सी हो जाएगा, यहां पर बनेगा। और पॉलिश अंदर की ओर होगी। पॉलिश किधर की ओर होगी भैया? अंदर की ओर इसकी पॉलिश होगी। पॉलिश कहां हो रही है? अंदर की ओर हो रही। अब आपसे पूछा जाता है इसका पोल कहाँ है, ध्रुव कहाँ है इसका पोल तो यही होगा। ये P हो गया, ये क्या हो गया? ये इसका सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। ऐसे घूमेगा तो इसका सेंटर बनेगा ही बनेगा। और अगर हम बात करें इनकी फोकस दूरी की अगर बात करें तो ये जो दूरी है इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहेंगे बेटे? फोकस दूरी कहते हैं। अब इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। इसमें आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, उत्तल दर्पण पर रखा हुआ कोई भी प्रतिबिंब, किस पर? उत्तल दर्पण पर रखा हुआ कोई भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उत्तल दर्पण पर रखा हुआ प्रतिबिंब सीधा, आभासी और छोटा बनता है। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। बढ़िया प्रश्न बनता है इससे। उत्तल दर्पण पर रखा हुआ प्रतिबिंब सदैव, उत्तल दर्पण पर रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब, रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण पर रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा? सीधा, आभासी और छोटा बनता है। सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और कैसा बनेगा बेटे? छोटा बनता है। सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनता है। अब देखो इसका प्रयोग हम कहां करते हैं?
इसका प्रयोग हम साइड मिरर के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं बेटा? साइड मिरर के रूप में करते हैं। अगर किसी बड़े क्षेत्र को हमें एक दर्पण में कवर करना है तब भी हम उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र को एक ही कैद में प्रयोग करने में इसका प्रयोग अधिक क्षेत्रफल, यानी कि यह एक तरीके से हम कहें यह अधिक क्षेत्र को दृष्टि क्षेत्र इसका सर्वाधिक होता है, ठीक ना। दृष्टि क्षेत्र यानी कि देखने का क्षेत्र इसका सबसे अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र सर्वाधिक होता है। इसका जो दृष्टि क्षेत्र है बेटे वह क्या है? सबसे अधिक होता है। आपसे पूछा जाए कि दिए गए विकल्प में सबसे अधिक दृष्टि क्षेत्र किनका है, तब आपका जवाब होगा उत्तल दर्पण का। किसका जवाब देंगे आप? उत्तल दर्पण का जवाब देंगे। अब हम बात करने वाले हैं अगले मिरर की। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। अब हम बात करेंगे आपसे अवतल दर्पण की, कॉनकेव मिरर की। किनकी बात करेंगे? अवतल दर्पण की हम बात करने वाले हैं बेटे। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर की हम चर्चा करेंगे। ये जो अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, यह अवतल दर्पण कैसे बनेगा, इसका चित्र कैसे बनता है, इसको भी हमें आपको समझना पड़ेगा। अगर हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो अवतल दर्पण में चित्र कैसे बनता है, तो सबसे पहली बात इसका सेंटर इधर की ओर होगा। क्या होगा? पॉलिश बाहर की ओर होगी। पॉलिश क्या होगी बेटा? इसकी बाहर की ओर होगी। उसमें अंदर की ओर पॉलिश था, यही तो पहचान है, ठीक। इसका सेंटर क्या है? इधर हो गया, उसका सेंटर उधर था। पी इसमें यहाँ पर है, पी इसमें कहाँ पर है? यहाँ पर है। सेंटर इसका यहाँ पर है। इसका जो दूरी है फोकस यहाँ पर मान लो, ठीक है ना। अब यहाँ से आपसे अनुप्रयोग पूछेगा। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा बेटे? अनुप्रयोग पूछेगा। और अनुप्रयोग में क्या पूछेगा? अनुप्रयोग में क्या पूछने वाला है? अनुप्रयोग में क्या पूछेगा, जरा ध्यान से सुनना। पूछा जाता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो उल्टा और वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। उल्टा और वास्तविक बनता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है आपके परीक्षा में, यानी कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा? वह हमेशा उल्टा और वास्तविक बनता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि
यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वह उल्टा के बजाय सीधा बनेगा और आभासी बनता है। तभी तो हम इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में, शेविंग करने में करते हैं। तो नोट करेंगे, इसका प्रयोग हम दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं बेटा? दाढ़ी बनाने में। कब करते हैं और क्यों करते हैं, कैसे कर पाते हैं? वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा जाए। वस्तु को कहाँ पर रखा जाए? पोल और फोकस के बीच में रखा जाए। मान लो हमने एक ऐसा चित्र ले लिया, वस्तु को कहाँ पर रखना है? पोल के बीच में और फोकस के बीच में रखा जाए। पोल और फोकस के बीच में मान लीजिए इस वस्तु को हमने रख दिया, और वस्तु को रखने पर यह चित्र ऐसे बनेगा, जो कि कैसा होगा? यह चित्र बन जाएगा बेटे और सीधा और आभासी। कैसा बनेगा? सीधा और आभासी बनेगा। नए चम्मच में आप देखोगे कि जो आपका प्रतिबिंब बनता है, जब भी घर में कोई नया चम्मच आए, नए चम्मच में देखना आपका प्रतिबिंब उल्टा बनता है ना। नए चम्मच में देखने से नए चम्मच में देखने पर उल्टा प्रतिबिंब की प्राप्ति होगी। उल्टा प्रतिबिंब की प्राप्ति होगी। उल्टे प्रतिबिंब की क्या होगी बेटा जी? प्राप्ति होगी। ठीक ना। ये तो हुई बात उत्तल दर्पण की। अब हम बात करने वाले हैं बेटा किन की? अब हम बात करने वाले हैं अपवर्तन की, रिफ्रैक्शन की। लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन की बात करने वाले हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा? हेडिंग बनाएंगे, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन किसको कहा जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन हम किसको कहते हैं? अगर हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करें बेटा, तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वह प्रकाश का अपवर्तन कहते किसको हैं? मान लो जब भी कोई, मान लीजिए आप, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक शेप लेता हूँ, मान लीजिए मैं एक शेप ले लूँ, मैंने यह एक शेप लिया है, ठीक ना। मैंने यह एक शेप लिया है। अब इस अगर मैं शेप की बात करूं बेटा, मैं आपको अपवर्तन समझाने का प्रयास करता हूं। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक ना।
चलो अब देखो, हम बात कर रहे हैं किसकी, इधर से देखो, ध्यान से देखना, इधर देखना। अब देखो, यहां पर दो कंडीशन पैदा हो सकती है। एक तो ये कंडीशन पैदा हो सकती है, और एक कंडीशन आपकी ये पैदा हो सकती है। मैंने कहा कि ये एक आपका अभिलंब है। यह क्या है बेटा? आपका अभिलंब कहलाता है। इसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब बोलते हैं या लंब बोलते हैं। इसको कहते हैं आपतित कोण या इंसिडेंट एंगल। इसको क्या कहोगे? आपतित कोण। इसी को हम किस नाम से जानेंगे भैया? आपतित कोण के नाम से जानेंगे। ये देखो, ध्यान से समझो मेरी बात को। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, वह अभिलंब से दूर हो जाए या अभिलंब के नजदीक हो जाए। इधर देख रहे हैं अभिलंब के दूर हो गया है, इधर देख रहे हैं अभिलंब के पास आ गया है। जाना वास्तव में इसको इधर से चाहिए था, जाना वास्तव में इधर से चाहिए था, लेकिन चला कहाँ गया? या इधर गया या इधर गया। यही प्रकाश का विचलन ही क्या कहलाएगा? प्रकाश का विचलन ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी कि आप इसमें इस बात को भी समझ रहे होंगे कि प्रकाश की जो चाल है वह अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगी। अगर हम बात करें इसमें नोट करने के लिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो वह अभिलंब के दूर चला जाए, अभिलंब के पास चला जाए या अभिलंब से दूर हट जाए, यह प्रकाश का परावर्तन ही अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विचलन यानी कि दूर हटना, पास आना, यह एक प्रकार का विचलन। वास्तव में जहां जाना चाहिए वहां नहीं गया। तो नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे भैया? जब प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से, एक माध्यम से माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, में जाता है, तो वह अभिलंब के, तो वह अभिलंब के पास चला जाए या अभिलंब के पास चला जाए या अभिलंब के नजदीक चला जाए या अभिलंब के नजदीक चला जाए,
तो प्रकाश का यह विचलन प्रकाश का यह विचलन अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का यह विचलन क्या कहलाएगा बेटा? अपवर्तन कहलाता है। अगर हम बात करें प्रकाश के चाल की, किसकी बात करेंगे? हम बात करने वाले हैं प्रकाश के चाल की। तो प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, ठीक ना? तो इस बात को भी स्टार बना करके लिखेंगे आप। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अगर हम बात करें निर्वात की, किसकी? अगर हम बात करते हैं बेटा निर्वात की, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने चल रहे हैं मेरे लाल, है ना? बहुत महत्वपूर्ण बात बताने चल रहे हैं, यानी कि हम बात करने वाले हैं प्रकाश की गति की। किनकी बात करने वाले हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं प्रकाश की गति की। ध्यान से सुनिएगा बाबू, है ना? किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रकाश की गति की। तो प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? कहाँ पर? निर्वात में कितनी होगी? निर्वात बोला जाए तो हम इसे वायु बोलते हैं, या इसे हम विरल माध्यम कहते हैं। क्या बोलेंगे? विरल माध्यम कहते हैं। तो इसकी जो गति होती है 2.99 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मीटर प्रति सेकंड की होती है, ठीक ना? अगर हम बात करें बेटा इसी की जगह पर निर्वात की जगह हम बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करें पानी में, किसकी? पानी में प्रकाश की चाल की बात करें, वह होती है पानी में। कहाँ पर? पानी में अगर हम प्रकाश के चाल की बात करें, वह होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर हम बात करें कहाँ पर? अगर हम बात करते हैं पानी की जगह कांच में। कहाँ पर? कांच में। कांच की अगर हम बात कर दें बेटा जी, तो कांच में जो चाल होगी वह 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यह कैसा है बेटे? ये जो माध्यम है कौन सा? निर्वात वाला। निर्वात का जो माध्यम है वह माध्यम कैसा होगा? वह विरल होता है। क्या होगा बेटा? यह एक विरल माध्यम है। यह कैसा माध्यम है बाबू? विरल माध्यम है। और ये कैसा है? यह आपका सघन माध्यम है। कैसा है बेटे? सघन माध्यम है ना? यह कैसा माध्यम है बाबू? सघन माध्यम है। यानी कि निर्वात एक विरल माध्यम में आएगा और कांच एक सघन माध्यम में आता है। जैसे अगर हम प्रकाश की चाल की बात करते हैं, प्रकाश की चाल यह कुछ यूं इस प्रकार से चलती है, यह कुछ यूं इस प्रकार से मूव करती है, चलती है। अब हम बात करने वाले हैं जब कभी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। जब कभी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए,
इसी में मैं देख लेता हूं, जब कभी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, यानी कि कांच से हम बोले वायु में जाए, कहां से, कांच से हम बोले निर्वात में जाए, तब क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं एक कौन सा माध्यम, इसको हम मान लेते हैं बेटा सघन माध्यम है। यह कौन सा है भैया, सघन माध्यम। अब सघन माध्यम से ये आ रही है, तो सघन माध्यम से आने पर इसकी जो चाल है यहाँ पर, यह कहाँ जा रही है, अभिलंब से दूर चली जाती है। क्या होगी, अभिलंब से दूर चली जा रही होगी, यानी कि आई का जो मान होगा वह, आई का मतलब यह इंसिडेंट एंगल, आई का मान इंसिडेंट एंगल, और ये मान क्या होगा भैया, ये मान इसका बढ़ जाएगा, ये मान इसका क्या हो गया, बढ़ गया। इधर देखिए, इधर समझ रहे होंगे अब आप। अब इसका मान क्या हुआ, बढ़ गया, आई से बढ़कर के क्या हो गया, आर हो गया, आई से बढ़कर के आर, यानी कि परावर्तन किधर हुआ, अभिलंब के दूर चला गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, आई का मान छोटा है आर की अपेक्षा। कैसा है, आई का मान छोटा है, आई का मान छोटा है आर की अपेक्षा में, ठीक ना। अब मैं एक दूसरा इसी में ही एक दूसरा अनुप्रयोग आपको समझाऊं। अगर मैं दूसरे अनुप्रयोग की बात करूं, तो दूसरा अनुप्रयोग ध्यान से सुनो बेटा, है ना, दूसरा अनुप्रयोग भी आप ध्यान से सुनना। यदि मान तो यही आ रहा है, जब कभी माध्यम बदल जाए, सघन से यह विरल माध्यम में आया था, सघन से अभी तक यह विरल माध्यम में आया था, ठीक, अभी तक यह सघन से विरल माध्यम में आया था, सघन से विरल माध्यम में आया। अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं इनकी, अब हम यहीं पर लगे हाथों बात कर ही ले, जैसे हम बात कर लेते हैं, अब माध्यम को बदल दें। जब कभी विरल माध्यम से, किससे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए, विरल माध्यम से क्या हो जाए, सघन माध्यम में आने लगे। जब विरल माध्यम से बेटा सघन माध्यम में आती है, तब आई का मान किससे, आई का मान जो होगा वह आर से बड़ा हो जाएगा, आई का मान आर से बड़ा होगा, यानी कि यह अभिलंब के पास आ जाएगा। क्या होगा बेटे, अभिलंब के पास आ जाएगा, आई का मान क्या होगा, छोटा हो जाएगा, और आर का मान क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर गलत एंगल हमने आपको बता दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ठीक ना। अब देखो, जब सघन से विरल में जाए तब क्या अंतर दिखाई देगा। जब प्रकाश सघन से विरल में गया तब क्या होगा, जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा, विरल सघन से विरल में जाने पर आर का मान बड़ा हो जाएगा, सघन से विरल में जाने पर आर का मान क्या होगा भैया, बड़ा हो जाएगा। जब कभी प्रकाश कहां से कहां जाए, जब कभी प्रकाश विरल से सघन में जाए तो आई का मान बड़ा हो जाएगा, किन से, आर से, आई का मान क्या होगा भैया, बड़ा हो जाएगा, किन से, आर से। हम उम्मीद करेंगे कि इनको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर हम आपको बताएं, जो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बेटा, इसके कुछ विशेष अनुप्रयोग होते हैं, इसके कुछ विशेष अनुप्रयोग होते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद और बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अगर हम अनुप्रयोगों की बात करें तो उसके कुछ अनुप्रयोग इस प्रकार से हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक ना। इसके कुछ अनुप्रयोग इस प्रकार हैं, ध्यान से सुनना। पहला है, पानी में पड़ा सिक्का ऊपर दिखाई देता है, पहला है पानी में पड़ा सिक्का ऊपर की ओर हमको दिखाई देता महसूस होता है, ठीक, पानी में पड़ा सिक्का ऊपर की ओर क्या हो रहा है, महसूस करता दिखाई देता है।
देखिए, पानी में पड़ा सिक्का पानी में पड़ा सिक्का ऊपर की ओर महसूस होता, ऊपर की ओर महसूस, ऊपर की ओर महसूस कराता है। लोहे की लोहे की रॉड लोहे की रॉड लोहे की जो रॉड होती है वह रॉड कैसे आपको दिखाई देती है? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। रॉड या छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। लोहे की जो छड़ होती है वह पानी में मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जैसे आपने और एक उदाहरण के तौर पर देखा होगा, तारों का टिमटिमाना। क्या देखेंगे? तारों का टिमटिमाना। तारों का जो टिमटिमाना होता है वह अपवर्तन की घटना का परिणाम है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन की घटना का ही परिणाम माना जाता है। इतने अनुप्रयोग आपकी परीक्षा में आसानी से पूछे जा सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे बेटा कि अब आप इतनी सारी चीज़ों को समझ पाए जरूर होंगे, ठीक ना? इतनी सारी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे, ठीक ना? अब हम आगे बात करने वाले हैं इनके कुछ अनुप्रयोग की, जैसे दिशा का परिवर्तन का महसूस होना, जैसे तारों का दूरी के साथ प्रकाश का कम होना, यह सभी इसके माध्यम हैं। अगर मैं इसी में एक खैर ठीक है, बहुत है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। अब मैं बात करने वाला हूं बेटा किन की? अब मैं बात करने वाला हूं जो अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अपवर्तन का जो प्रयोग है, अपवर्तन का प्रयोग सामान्यतः हम दो जगहों पर कर सकते हैं। अलग अलग माध्यम में। अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, ठीक ना? आगे चलते हैं। अवतल दर्पण का हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, यह बात भी हमारे लिए जरूरी है। अवतल दर्पण का प्रयोग हम उत्तल लेंस में, अवतल अपवर्तन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस में करते हैं। तो नोट करेंगे, अपवर्तन का प्रयोग अपवर्तन का प्रयोग अपवर्तन का प्रयोग। तो अपवर्तन के अगर हम प्रयोग की बात करें तो अपवर्तन का प्रयोग बेटा हम दो स्थान पर करते हैं। कितने स्थान पर करेंगे मेरे लाल? दो स्थानों पर हम इनका
प्रयोग कर पाते हैं। जैसे अगर हम बात करें अपवर्तन के प्रयोग की, तो ध्यान से सुनिए। अपवर्तन के प्रयोग की अगर हम बात करें तो इनका प्रयोग हम दो स्थानों पर कर पाते हैं। एक स्थान है आपका उत्तल लेंस, एक स्थान है अवतल लेंस। एक स्थान है उत्तल लेंस, ध्यान से सुनना। एक स्थान है उत्तल लेंस में इसका प्रयोग करते हैं, और एक स्थान है अवतल लेंस। एक स्थान क्या है वीरलाल? अवतल लेंस है। एक स्थान उत्तल लेंस, एक स्थान अवतल लेंस। अब देखो लेंस कैसे बनेंगे, लेंसों का निर्माण कैसे होगा। अगर मैं देखूं शेप अगर मिल जाएगा तो शेप थोड़ा सा बेटर हो जाएगा हमारे आपके समझ के लिए, ठीक ना। शेप हमको दिखाई नहीं दे रहा बेटे, है ना, शेप जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, हम शेप बनाने का प्रयास करते हैं और आप सब समझने का भी प्रयास करिएगा मेरे साथ में। जैसे अगर मैं शेप बनाऊं, मैं शेप बना रहा हूं। जैसे अगर मैं शेप की बात करूं तो जो उत्तल लेंस होता है कुछ यूं इस प्रकार का होगा, कुछ यूं इस प्रकार का होगा, ठीक ना। अगर मैं अवतल की बात करूं, यह कुछ यूं इस प्रकार का होगा बेटे। यूं इस प्रकार का है। अब देखो इनमें और इनमें क्या अंतर होता है, इनमें और इनमें क्या डिफरेंट होता है, इनके अंदर और इनके अंदर क्या अंतर हमको आपको महसूस होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इनके बात और हम बात करें इनकी, ठीक ना। इनके अंदर जो क्षमता पाई जाती है, इनके अंदर कैसी क्षमताएं पाई जाएंगी, इनके अंदर कैसी क्षमता पाई जाएगी और इनके अंदर कैसी क्षमता पाई जाएगी। अब देखो इधर जो प्रकाश आता है ना बेटे, यह प्रकाश को फैलाने का काम करता है। क्या करेगा भैया? यह प्रकाश को फैलाने का काम करता है। ये प्रकाश को क्या कर रहा? फैला दे रहा है। और यह प्रकाश को क्या करेगा बेटा जी? यह प्रकाश को एक बिंदु पर मिलाने का काम करेगा। प्रकाश को क्या कर रहा है? एक बिंदु पर मिलाने का कार्य करता है, ठीक ना। यह प्रकाश को क्या किया? एक बिंदु पर ला करके मिला दिया, पटक दिया। एक बिंदु पर ले आकर इसने इसको पटक दिया है, ठीक ना। यह देखो, यह प्रकाश को फैला रहा है। इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे हम किस नाम से जानेंगे? इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो इस बात को भी नोट कर लेंगे, इसे हम अपसारी कहते हैं। अपसारी लेंस कहा जाता है। इसे अभिसारी लेंस कहते हैं बेटा। शोभित कहाँ जा रहे हैं? टाइम हो रहा है। ठीक है, ठीक ठीक। अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे हमने क्या कहा? अभिसारी लेंस। इसे हमने क्या कहा? अपसारी लेंस। अब देखो इनके कुछ काम लिखने हैं, इनके कुछ काम लिखने हैं। ये क्या काम कर रहा मैंने पहले ही बताया आपको। एक केंद्र को पहुंचा रहा है, एक केंद्र से दूर भगाने का काम कर रहा है। जैसे इनके काम की अगर मैं बात करूं तो पहला ही इनका एक काम होगा बेटा जी, पहला ही इनका एक काम होगा। क्या काम है? यह प्रकाश को एक केंद्र पर पहुंचाता है।
यह प्रकाश को एक केंद्र पर पहुंचाता है। प्रकाश को एक केंद्र पर पहुंचाता है। इसका प्रयोग हम दूरदृष्टि दोष में करते हैं। महत्वपूर्ण बात है बेटा, प्रयोग इसका हम दूरदृष्टि दोष में जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष नामक रोग हो जाए तब हम इसका प्रयोग करते हैं और हम इसका जो मापन करते हैं यह पॉजिटिव में रहता है। इसका जो चश्मा बनता है पॉजिटिव में रहेगा और इसका हम मापन करते हैं बेटे डायोप्टर में। किसमें करेंगे मेरे लाल? डायोप्टर में हम इसका मापन करते हैं और एक समय के बाद या कुछ समय के बाद ऐसा चश्मा उतर जाता है। ऐसा चश्मा उतर जाता है। कुछ समय के बाद ऐसे चश्मे क्या होंगे भैया? उतर जाएंगे। अब हम बात करें प्रकाश को, यह क्या करेगा? फैला देगा। एक निकट दृष्टि दोष में इनका अनुप्रयोग करते हैं। यह क्या काम कर रहा है? प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। प्रकाश को फैलाता है। प्रकाश को यह क्या कर रहा भैया? फैला रहा है। और इसका प्रयोग हम निकट दृष्टि दोष में करते हैं। निकट दृष्टि दोष में करते हैं। कहाँ करेंगे? निकट दृष्टि दोष में करते हैं। और इसका जो मापन करते हैं, जो मापन होता है यह निगेटिव होता है बेटा। कैसा होगा? निगेटिव डायोप्टर का होता है। कैसा है? निगेटिव डायोप्टर का है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, यह जीवन भर रहता है। यह कुछ समय के बाद उतर जाएगा लेकिन यह जीवन भर रहता है ना? यह जीवन भर रहेगा। ऐसा चश्मा जो कभी ना उतरे वह निगेटिव वाला होता है। जो एक समय के बाद उतर जाए वह पॉजिटिव वाला होगा। कौन सा चश्मा नहीं उतरेगा? कौन सा चश्मा उतर जाएगा? दूर दृष्टि वाला। कौन सा नहीं उतरेगा? निकट दृष्टि वाला। इसमें प्रकाश को एक केंद्र पर पहुंचाया जाता है। इसमें प्रकाश को दूर भगाया जाता है। ठीक ना? तो ये सब बातें होती हैं। तो बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की और हमारा बच्चे का प्रकीर्णन। ठीक ना? तो बस आज इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।